हेलो फ्रेंड्स, मिल्लत आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। मैं कनीज फातिमा करंट अफेयर्स के एमसीक्यू के सेशन में आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हमारा 10वां सेशन है फ्रेंड्स। आज हमारा 10th सेशन स्टार्ट होगा। फिर से आप लोगों से एक बार मेरी दरखास्त है, अपील है, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे क्लास को शेयर करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर करना ज़रूर करिए फ्रेंड्स, और हमें अपना सपोर्ट दीजिए। आइए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर 10th सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पेन ले लेते हैं। हाल ही में समाचारों में आए शब्द है ये, और उससे संबंधित जो भी है यहाँ पर जाति है या फिर प्रकार है, जो भी है वो बताया गया है। सोहराई खोवर झारखंड की एक, क्या है इसका संबंध? जनजातीय चित्रकला है। तेलिया क्या होता है? एक प्रकार का रुमाल है। टोडा क्या होता है? नीलगिरी क्षेत्र में एक जनजातीय समुदाय है। कौन सा सुमेलित है ये हमें बताना है। 1 and 2, 2 and 3, 3, 1, 2 and 3। तो देखिए फ्रेंड्स, टोडा के बारे में हम लोगों ने अभी लास्ट सेशंस में किया है कि टोडा क्या होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि नीलगिरी क्षेत्र में एक जनजातीय समुदाय है जिसमें औरतें कढ़ाई करती हैं व्हाइट कलर के सूती कपड़े में, उस टाइप का जो मैंने बताया था। तेलिया एक प्रकार का रुमाल है, ये बिल्कुल सही है, ब्लैक कपड़े में होता है फ्रेंड्स। और सोहराई खोवर झारखंड की एक जनजातीय चित्रकला है, ये बिल्कुल सही है। ये तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन डी हम लोगों का आंसर होगा फ्रेंड्स। देखिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थानीय एवं प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग करते हुए फसल के मौसम एवं शादी समारोह, याद रखें फ्रेंड्स, फसल के मौसम और शादी समारोह के दौरान स्थानीय आदिवासी महिलाओं, देखिए सारे चीज महिलाओं द्वारा ही किए जा रहे फ्रेंड्स, द्वारा प्रचलित एक पारंपरिक एवं अनुष्ठानिक भित्ति कला है। ये कब किया जाता है फ्रेंड्स? जब फसल का मौसम होता है, शादी समारोह होता है, आदिवासी औरतों, महिलाओं के द्वारा ये परंपरा चलाई जाती है। इसे परंपरागत रूप में मिट्टी के घरों की दीवारों पर चित्रित किया जाता है, डिजाइन बनाए जाते हैं फ्रेंड। पेंटिंग है, मिट्टी के दीवारों में बनाई जाती है, किंतु अब इसे अन्य सतहों पर भी चित्रित किया जाता है, क्योंकि अब मिट्टी के दीवार या फिर मिट्टी के घर ज्यादा नहीं पाए जाते हैं। इनफैक्ट गांव में भी, विलेजेस में भी ये खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए अब इनकी पेंटिंग्स कहीं भी किसी भी जगह पे कर दी जाती है, एज अ परंपरा ये सब किया जाता है। नेक्स्ट है तेलिया, एक प्रकार का रुमाल है, ये बिल्कुल सही है, जिसको देखिए सूती कपड़े में जटिल हस्त निर्मित हाथ से प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जिसमें 3 विशेष रंगों लाल, काले व सफेद, देखिए फ्रेंड्स ज्यादातर लेकिन ये काले रंग में बनाया जाता है, पर ये 3 रंग बताया गया है, विशेष है, में विभिन्न प्रकार के डिजाइन एवं रूपांकनों को प्रदर्शित किया जाता है। भारत को आजादी मिलने से पहले हैदराबाद के निजाम के दरबार में कार्य करने वाले अधिकारी चितुकी तेलिया, नाम देखिए फ्रेंड्स, चितुकी तेलिया रुमाल को प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में पहनते थे। ये कब का है फ्रेंड्स? हैदराबाद के निजाम के दरबार में ये चलता था, आजादी मिलने से पहले, वहीं से इसका नाम ये पड़ा है। टोडा, देखिए फ्रेंड्स, टोडा के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है पहले भी, लेकिन आज भी पढ़ते हैं। दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ियों को एक चरवाहा जनजाति है, ये क्या है? चरवाहा है। टोडा भाषा का संबंध द्रविडियन भाषा परिवार के है, किंतु यह द्रविड़ भाषा परिवार में सबसे असामान्य एवं अलग है। ये इस बोला जाए परिवार के हैं, लेकिन उनसे सबसे अलग रहते हैं। पारंपरिक टोडा पोशाक एक विशिष्ट शॉल है, जिसे पुटुकुली, उस दिन भी मैंने बताया था फ्रेंड्स, पुटुकुली कहा जाता है। यह एक भव्य परिधान माना जाता है, इसे केवल विशेष अवसरों के लिए पहना जाता है, जैसे मंदिर, त्योहार एवं अंत में कफन के रूप में। ओके फ्रेंड्स, ये व्हाइट कलर के कपड़े में होता है, बनाया जाता है, औरतों के द्वारा बनाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। पर्णहिता, इंद्रावती, भरतपूजा, वंशधारा। उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं फ्रेंड्स? हमें ये बताना है। 1 and 2,
3 and 4, 1 2 3, 2 3 and 4। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो है कि अगर गोदावरी के बारे में आपको पता है तो ही आप इसका आंसर कर सकेंगे। टिपिकल ज्योग्राफी क्वेश्चन है फ्रेंड्स और मैप लोकेशन बेस्ड है। तो गोदावरी है तो गोदावरी में इंद्रावती तो इसकी सहायक नदी है, ये 100% है। लेकिन अब बाकी बच गए 3 और 2 देखिए सारे ऑप्शन में है सिवाय एक, बी को छोड़ के 2 सारे ऑप्शंस में है, तो और भी कंफ्यूजन होगा फ्रेंड्स। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाजा हो तो भरत पूजा नहीं है उसमें, तो भरत पूजा अगर नहीं है तो 3 ऑप्शंस वाले कट हो जाएंगे, क्योंकि भरत पूजा पेरियार नदी की सहायक नदी है फ्रेंड्स, जो केरल में है, तो ये नहीं है भरत पूजा और ये भी चर्चा में रहती है, इसलिए ये दोनों याद रहना जरूरी है। पर्णहिता, अब अगर 3 कट जाता है तो देखिए फ्रेंड्स सी एंड डी, बी सारे कट हो गए, तो 1 and 2 बचा जो कि ए ऑप्शन है, तो ए सही है। और जो हमारा ये है वंशधारा, ये हमारा ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच डिस्प्यूट चलते रहता है इस नदी जल को लेकर, तो ये बेसिकली इसका वंशधारा का उद्गम स्थल ओडिशा में है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो ही नहीं सकता। आइए देखिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। देखिए गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में पर्णहिता, वर्धा, बाणगंगा, देखिए फ्रेंड्स बाणगंगा नाम भी याद रखेंगे, मानेर, इंद्रावती और सबरी एक दिन और भी क्वेश्चन में हुआ है फ्रेंड्स। ये 3-4 सहायक नदियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना होगा। फिर मंजीरा, पूर्णा, परवरा, मूला, दुधना आदि हैं, लेकिन इन सबको उतना याद ना भी रखें तो चलेगा, लेकिन बाणगंगा, मानेर, इंद्रावती, सबरी और पर्णहिता ये 5 नदियां बहुत खास हैं इसकी सहायक नदियों में। भरत पूजा देखिए फ्रेंड्स, केरल में पेरियार नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इसकी सहायक नदी भी है। इसे नीला नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम तमिलनाडु में अन्नामलई पहाड़ियों से होता है। इसकी कुल लंबाई 250 किलोमीटर है, अतः विकल्प ए सही है, मतलब 1 and 2 सही है। और वंशधारा मैंने बता दिया आपको, वो ओडिशा से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 3, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा विश्लेषण भारत 2019 फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिसिस इंडिया 2019 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस रिपोर्ट को अप्रैल 2020 में जारी किया गया था, तो ये बात है। दूसरा है, इस रिपोर्ट को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है, क्या ये बात है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट, फ्रेंड्स शेड्यूल कास्ट SC के बारे में बोला जा रहा है कि लगभग 43.6% बच्चों में वृद्धि रोध यानी कि स्टनिंग के मामले पाए जाते हैं। स्टनिंग हम लोग उसे बोलते हैं फ्रेंड्स जो जिनकी लंबाई बढ़ना, जिनका लंबाई बढ़ना बंद हो जाता है, जो रुक जाते हैं। ओके, तो कौन सा सही नहीं है हमें ये बताना है। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 और 1, 2 and 3। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है कि ये 2019 का रिपोर्ट है, नो डाउट कि किसी का एक साल का रिपोर्ट अगले साल पब्लिश होता है, बट खाद्य एवं पोषण सुरक्षा विश्लेषण भारत 2019 ये इसी साल जारी हुआ था, 2020 में नहीं हुआ था। और ये महिला बाल विकास से तो बिल्कुल भी संबंधित नहीं है फ्रेंड्स। और ये तीसरा है, ये बिल्कुल सही है, ये SC मतलब शेड्यूल कास्ट के लगभग इतने बच्चे स्टनिंग के शिकार है, बिल्कुल है। तो हमें पूछना था कौन सा सही नहीं है, तो 1 and 2 सही नहीं है। आइए इसका आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए ए 1 and 2 सही नहीं है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा विश्लेषण भारत 2019 को वर्ष 2019 में ही जारी किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, एक कथन सही नहीं है। इस रिपोर्ट को केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI जिसे हम लोग बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सहयोग से तैयार करता है, ना कि बाल महिला विकास मंत्रालय द्वारा। ओके फ्रेंड्स, ये MOSPI एंड UNWFP दोनों मिलकर करते हैं इसको जारी। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति के लगभग देखिए फ्रेंड्स 43.6% ये बिल्कुल सही है, स्टनिंग के मामले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संसद के संयुक्त अधिवेशन के बारे में बोलना है, ज्वाइंट सेशन के बारे में बोलना है फ्रेंड्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है,
संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाने संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, परंतु संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में नहीं। अब तक केवल 3 बार संयुक्त बैठकों का आयोजन किया गया है। कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें ये पता है ये 3 बार बुलाया गया, बिल्कुल सही है। तो 3 वाले ऑप्शन आएंगे हमारे। अब हो गया कि संसद के अधिवेशन बुलाने संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में, ये बिल्कुल सही है। मैंने उस दिन भी आपको बोला था हम लोगों को कुछ बेसिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। और ये धन विधेयक संबंधी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, बिल्कुल नहीं। ये ना तो धन विधेयक में ना तो संविधान संशोधन में इसकी बैठक संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। एक सिंपल बिल जो लाया जाता है लोकसभा में, अगर उसमें कंफ्लिक्ट उसको राज्यसभा ठुकरा देता है, उसकी बात नहीं मानता है, तो दोनों में अगर दोनों के फैसले में सहमति नहीं होती है तो एक आम सिंपल बिल में ही हम लोग संयुक्त अधिवेशन बुलाने का संसद में प्रावधान है। ओके फ्रेंड्स, हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान सिंपल बिल में है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए 1 and 3 आर करेक्ट। तो 1 and 3 आर करेक्ट इज इन ऑप्शन सी। देखिए फ्रेंड्स, सी है, ये बिल्कुल सही है। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में बिल्कुल सही है। इस प्रावधान के तहत लोकसभा से पारित किसी सामान्य, देखिए फ्रेंड्स मैंने बोला सिंपल बिल विधेयक, सामान्य विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी ना मिलने की स्थिति में, मतलब दोनों के फैसले में कंफ्लिक्ट अगर हो जाता है कि तो संयुक्त बैठक के जरिए उसे पारित किया जा सकता है। संयुक्त बैठक बुला के उसका डिसीजन लिया जा सकता है। धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का आयोजन, देखिए फ्रेंड्स, नहीं किया जाता है दोनों में, इसलिए कथन दूसरा सही नहीं है। अब तक संसद ने दोनों सदनों के बीच मतभेदों को हल करने के लिए केवल 3 संयुक्त बैठकों का आयोजन किया गया है, बिल्कुल सही है। प्रथम देखिए दहेज निषेध विधेयक 1959 के मामले में। सेकंड, बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक जो आया था फ्रेंड्स, मतलब निरसन समिति बना था उस टाइम में 1977 में। आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002, 1959, 1977 एंड 2002, ये 3 बार बुलाया जा चुका है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लाइनर क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। कभी कभी समाचारों में नजर आने वाली वॉशिंगटन सहमति यानी वॉशिंगटन कंसेंसस है, किससे संबंधित है? ब्रिक्स देशों द्वारा आपदा प्रबंधन की दिशा में की गई पहल, मानवाधिकारों की दिशा में संयुक्त राष्ट्र की एक पहल, उदारवादी विकास रणनीतियों को अपनाने की दिशा में एक पहल, महामारियों से निपटने की दिशा में OECD देशों द्वारा की गई एक पहल। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का है। जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब हम लोग ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन ये सब पढ़ते हैं, तो उसमें ये वर्ड आता है वॉशिंगटन सहमति। तो ये बिल्कुल उदारवादी संबंधित है। जब 1991 में भारत में 1990 के एरा में ग्लोबलाइजेशन किया जा रहा था, लिबरलाइजेशन हो रहा था, तो उस टाइम सबसे पहले जो वॉशिंगटन की सहमतियों में जो लिखा हुआ था, जो वॉशिंगटन की सहमति थी, उसके अकॉर्डिंग दिल्ली कंसेशन इंडिया के लिए बनाया गया था। जो उसमें पॉइंट्स थे वॉशिंगटन सहमति में, वो उनमें से कुछ पॉइंट्स को दिल्ली कंसेशन में लाया गया था। और ये उदारवादी यानी लिबरलाइजेशन से संबंधित है, कैसे विकास होगा, क्या होगा, इस तरह की बातों को लिया गया था वॉशिंगटन सहमति से दिल्ली कंसेशन के लिए, जब इंडिया में बनाया जा रहा था, इंडिया में जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा था 1991 के एरा में। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्या बोलता है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में क्या बोला गया है। सी इज करेक्ट। वॉशिंगटन सहमति के माध्यम से देशों को, देखिए फ्रेंड्स, देशों को उदारवादी विकास रणनीतियों को अपनाने पर बल दिया गया है। वॉशिंगटन सहमति शब्द का प्रयोग सामान्यतः, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के बीच आर्थिक सुधारों और उदारीकरण की सहमति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये से संबंधित है। इस सहमति के माध्यम से इस बात पर जोर दिया गया है कि वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के विकासशील देशों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सामान्य शब्द है ये, के विकास के लिए नव उदारवाद, मुक्त मतलब न्यू लिबरलाइज, मुक्त बाजार व्यवस्था,
फ्री मार्केट जो होता है फ्रेंड्स उसके बारे में, तथा राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप आवश्यक है। ये इन सब बातों को ध्यान में रखकर लिबरलाइजेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है फ्रेंड्स, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ हुआ है, रिसेंटली न्यूज में आया है, इसलिए इस पर क्वेश्चन बने हैं। आंदोलन के दौरान एक उदारवादी राजनीतिक नेता एवं समाज सुधारक थे, जिसके बारे में बोला जा रहा है ये स्वतंत्रता सेनानी, वो एक राजनीतिक नेता और समाज सुधारक थे। वर्ष 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने और एक प्रमुख समाज सुधारक महादेव गोविंद राणाडे के प्रभाव में आए। इनको वर्ष 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था। देखिए 1995 में, अगर आपको सिर्फ यही याद है तो आप आंसर कर लेंगे। इन्होंने वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधार को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। इन्होंने वर्ष 1908 में रानाडे इंस्टीट्यूट, देखिए फ्रेंड्स, रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की थी। अब इससे तो बहुत ही इजी हो जाता है कि रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना किसने की थी। ये ऐतिहासिक व्यक्ति से संबंधित है। किससे है? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय। तो देखिए फ्रेंड्स, ये गोपाल कृष्ण गोखले से है। 1905 मैंने पहले ही बोला था, अगर आपको सिर्फ ये याद है कि 1905 में कौन बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष थे तो उसी हिसाब कर लीजिएगा, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। देखिए फ्रेंड्स, सी, गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक भारतीय उदारवादी राजनीतिक नेता एवं समाज सुधारक थे। गोखले वर्ष 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने और एक प्रमुख समाज सुधारक महादेव गोविंद राणाडे के प्रभाव में आए। वर्ष 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के लिए गोखले को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था। गोखले ने वर्ष 1909 में मार्ले मिंटो सुधार को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक उदार राष्ट्रवादी के रूप में वे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। देखिए फ्रेंड्स, याद रखेंगे, महात्मा गांधी के गुरु, राजनीतिक गुरु जो महात्मा गांधी जिनको मानते थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले पर गुजराती भाषा में एक पुस्तक धर्मात्मा गोखले लिखी। उन्होंने, देखिए फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले पर पुस्तक लिखी है। वो पुस्तक का नाम धर्मात्मा गोखले, वो भी गुजराती भाषा में। उन्होंने भारतीय शिक्षा के विस्तार के लिए 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। वह महादेव गोविंद राणाडे द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक सभा पत्रिका से भी जुड़े थे। वर्ष 1908 में गोखले ने राणाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की। उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र, देखिए, द हितवाद शुरू किया। विकल्प सी सही है। अगेन मैचिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित, ये भी ज्योग्राफी से ही है। ये परियोजना बांध परियोजना है और ये नदी है किस पर बने हुए हैं? इंदिरा सागर व्यास नदी पर है, कृष्णराज सागर कृष्णा नदी पर है, मेट्टूर कावेरी नदी पर है। कौन सा सही है हमें बताना है। 1 और 2, 2 और 3, 3 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इंदिरा सागर तो बिल्कुल भी व्यास नदी पर नहीं है, क्योंकि इंदिरा सागर है मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश में व्यास नदी नहीं आती है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी पर यह सागर बना, इंदिरा सागर परियोजना बना हुआ है। कृष्णराज सागर, तो जरूरी नहीं कि अगर कृष्णा नाम है तो कृष्णा नदी पर हो। ओके फ्रेंड्स, ये कावेरी नदी पर है। हम लोगों का बच गया मेट्टूर, ये 100% सही है, ये भी कावेरी नदी पर है और कृष्णराज भी कावेरी नदी पर है। ओके फ्रेंड्स, हमारा सी होगा ऑप्शन। आइए आंसर देखते हैं। देखिए ये सी है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में नर्मदा नदी पर निर्मित किया गया है। यह कंक्रीट से निर्मित एक गुरुत्व बांध है। देखिए फ्रेंड्स, किससे निर्मित है? कंक्रीट से। ये भी स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है। इस बांध परियोजना की आधारशिला वर्ष 1984 में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी। अतः युग में एक सही नहीं है। कर्नाटक में मैसूर के निकट कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर निर्मित है। देखिए फ्रेंड्स, इस बांध का निर्माण 1932 में किया गया था। ये कब बना है? 1932 में। कृष्णराज सागर बांध का मानचित्र उस समय के विख्यात अभियंता एम
विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया मतलब विख्यात अभियंता मीन्स फेमस इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया ने बनाया था और इनका निर्माण कृष्णराज वुडियार चतुर्थ के शासनकाल में हुआ है। ये भी याद रखेंगे, किस राजा के काल में होता? कृष्णराज वुडियार चतुर्थ, फोर्थ। अतः युग्म 2 भी सही नहीं है। मेट्टूर बांध तमिलनाडु के सेलम जिले में कावेरी नदी, देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है। यह तमिलनाडु का सबसे बड़ा तथा सबसे अधिक विद्युत उत्पादन क्षमता वाला बांध है। यहाँ हाइड्रो पावर भी उत्पादित होता है, हाइड्रो पावर है इस बांध पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकल्प कृषि उपज बाजार समिति एपीएमसी का एक कार्य नहीं है? फ्रेंड्स नहीं है, एपीएमसी का कार्य नहीं है। मूल्य निर्धारण प्रणाली और बाजार क्षेत्र में होने वाले लेन देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, यह सुनिश्चित करना कि किसानों को उनकी उपज का भुगतान उसी दिन प्राप्त हो, किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराना। कौन सा सही नहीं है फ्रेंड्स? तो ये कृषि उपज बाजार समिति है। जाहिर सी बात ये थोड़ा बाजार से ही रिलेटेड होगी, तो इसमें ये बीज वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाता है। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए फ्रेंड्स ये सी डी है जो गलत है। कृषि उपज बाजार समिति एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज, देखिए फ्रेंड्स एपीएमसीज, इसका काम क्या होता है? एक राज्य सरकार द्वारा गठित की एक वैधानिक ये स्टैट्यूटरी बॉडी है फ्रेंड्स, जिससे कुछ अधिसूचित कृषि बागवानी अथवा पशुधन उत्पादों में व्यापार संबंध में गठित किया जाता है। एपीएमसीज के प्रमुख कार्य देखिए, मूल्य निर्धारण प्रणाली और बाजार क्षेत्र में होने वाले लेन देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना। जो भी मार्केट में प्राइस फिक्स हुआ है या फिर जो भी लेन देन किया जा रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना, यह सुनिश्चित करना कि किसानों को उनकी उपज का भुगतान उसी दिन प्राप्त हो और सही भुगतान हो, मतलब कोई जितना फिक्स किया गया है वो अमाउंट उसे पूरा मिल जाए। कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, कृषि को बढ़ावा देना फ्रेंड्स, कि बिक्री के लिए बाजार क्षेत्र में लाए गए कृषि उपज और उनकी दरों पर से संबंधित आंकड़ों को सार्वजनिक करना, जो भी डेटाज हैं उनको पब्लिकली इशू करना, कृषि बाजारों के प्रबंधन में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना, मतलब पीपी मॉडल पर भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर भी काम करना। चैंपियंस पोर्टल मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है, वन लाइनर है और बहुत न्यूज में अभी रहा है फ्रेंड्स। किस विषय से संबंधित है? कृषि विपणन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मतलब एमएसएमईज है, खाद्य प्रसंस्करण या फिर उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन। फ्रेंड्स इसमें कुछ भी सोचने की बात नहीं है, चैंपियंस एमएसएमई से रिलेटेड है। एक बड़ी पहल के रूप में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ने चैंपियंस पोर्टल शुरू किया है। यह प्रौद्योगिकी आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है जिसका उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र को राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने में, देखिए फ्रेंड्स दोनों नेशनल एंड ग्लोबल, आवश्यक गुणवत्ता प्राप्त क्वालिटी और प्रशासनिक बाधाओं से दूर करने में मदद करना है। जो भी परेशानियां होती हैं, जो भी बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में या उससे रिलेटेड पेपर्स हैं, कुछ भी है काम, अगर उसमें कुछ परेशानी होती है तो उसको दूर करने के लिए ये चैंपियंस पोर्टल स्टार्ट किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित समस्त जानकारियां एक स्थान पर उपलब्ध कराई गई हैं। मतलब आपको किसी ऑफिस दौड़ने की जरूरत नहीं है कि एक डिपार्टमेंट यहाँ जाइए दूसरे डिपार्टमेंट वहाँ जाइए, इस तरह की बात नहीं। आप चैंपियंस पोर्टल ओपन करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने अनुसार काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड, ये द्वीप हुगली एवं मुरी गंगा नदियों तथा बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। उच्च ज्वार के समय यह क्षेत्र समुद्री लहरों तथा लवणीय जल से प्रभावित रहता है। यह प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केंद्र है। देखिए फ्रेंड्स ये इसमें पिचिंग पॉइंट है, हिंदू तीर्थ केंद्र भी है ये द्वीप। इसके दक्षिण पश्चिम में यातायात को निर्देशित करने के लिए एक प्रकाश स्तंभ स्थापित है। ये सब आपको हिंटिंग पॉइंट है फ्रेंड, अगर थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो हम आराम से इसके आंसर को कर सकते हैं। इस किस द्वीप से संबंधित है? माजुली द्वीप, गंगाराम द्वीप, सागर द्वीप, काकद्वीप।
तो फ्रेंड्स देखिए, जहां तक माजुली द्वीप है ये असम में है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। बंगाराम द्वीप ये लक्षद्वीप में है फ्रेंड्स, तो ये भी नहीं है। सागर द्वीप है, ये सही है। काकद्वीप ये है वेस्ट बंगाल में, तो ये भी नहीं है। देखिए, सागर द्वीप जिसे राम सागर भी कहा जाता है, हुगली एवं मुरी गंगा नदियों तथा बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। हुगली, मुरी गंगा नदियों और बंगाल की खाड़ी, याद रखें फ्रेंड्स। 3, उच्च ज्वार के समय यह क्षेत्र समुद्री लहरों तथा लवणीय जल से प्रभावित रहता है, बिल्कुल सही है। यह प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केंद्र भी है। देखिए, मैंने बोला ये इसी से पकड़ में आ जाएगा। इसके दक्षिण पश्चिम में यातायात को निर्देशित करने के लिए एक प्रकाश स्तंभ है, ये भी सही है। जबकि माजुली द्वीप देखिए असम में, बंगाराम लक्षद्वीप में और काकद्वीप पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो विकल्प सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। वन्य जीव जंतु है, उसकी IUCN स्थिति बतानी है। केव फिश विलुप्त हो गई है। रेड विस्कर्ड बुलबुल संकट मुक्त है। काला हिरन संकट मुक्त है। कौन सा सुमेलित है या है बताना है हम लोगों को। केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 3, 1 2 3। तो देखिए फ्रेंड्स, जहां तक मुझे पता है केव फिश विलुप्त नहीं हुई है अभी, और ये दोनों संकट मुक्त है, ये बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही होगा। ये दोनों संकट मुक्त है, बस इनके शिकार पर फाइन है या फिर जुर्माना भरना पड़ता है, सजा होती है। देखिए, बी इज करेक्ट। केव फिश को इस वर्ष की शुरुआत में पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य की देखिए जयंतिया पहाड़ियों में उच्च लाडाव स्थित लाडाव गुफा में खोजा गया है। लाडाव ये गुफा कहाँ है फ्रेंड्स? जयंतिया पहाड़ी में है और ये मेघालय राज्य में है। इस प्रजाति की आंखें नहीं होती हैं और यह गोल्डन महसीर के समान प्रतीत होती है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे गोल्डन महसीर की तरह ये दिखती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड लिस्ट के संकटग्रस्त इंडेंजर्ड, देखिए फ्रेंड्स ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी नहीं है अभी, तो विलुप्त कैसे होगी? तो ये अभी इंडेंजर्ड की श्रेणी में है, तो एक सही नहीं है। रेड विस्कर्ड बुलबुल को आमतौर पर उद्यानों में गीत गाने वाले पक्षी के रूप में जाना जाता है। इसे क्रेस्टेड बुलबुल भी कहते हैं। यह पक्षी विश्व के कई उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तथा मुख्य रूप से एशिया में पाया जाता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की रेड लिस्ट के संकट मुक्त, मतलब ये लिस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा जाता है। अभी इस पर कोई खतरा नहीं है। काला हिरन ब्लैक बॉक्स, जिसे भारतीय मृग के रूप में भी जाना जाता है, यह भारत के अतिरिक्त नेपाल एवं पाकिस्तान में भी पाया जाता है। इसे बांग्लादेश से विलुप्त घोषित किया जा चुका है। देखिए फ्रेंड्स, ये कहाँ विलुप्त हो चुका है? बांग्लादेश में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत भारत में काला हिरन ब्लैक बक का शिकार निषिद्ध है। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN की रेड लिस्ट में संकट मुक्त रखा गया है। भारत में इसका शिकार बैन है, निषिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृतियां बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है फ्रेंड्स? द आर्कटिक होम इन द वेदास, केसरी, दे मराठा, गीत रहस्य। कौन सा सही है हमें बताना है। 1 2, 2 3, 1 3 और 1 2 3 4। तो देखिए फ्रेंड्स, केसरी लिखा है उन्होंने, द मराठा भी लिखा है, गीता रहस्य भी लिखा है, द आर्किड होम इन द वेदास भी लिखा है। चारों सही है। देखिए चारों सही है। बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे। उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें द आर्कटिक होम इन द वेदास, कैलेडियन एंड इंडियन वेदास और गीता रहस्य या साइंस ऑफ कर्मयोग। 1880 के दशक में तिलक ने 2 समाचार पत्रों, केसरी मराठी भाषा में और दी मराठा अंग्रेजी भाषा में का प्रकाशन किया। 2 समाचार पत्र है और 2 पुस्तकें हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13, लिपू लेक उत्तराखंड में है, नाकुला सिक्किम में है, तालू अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा सही है हमें ये बताना है। लिपू ये दर्रा है, पासेज है और ये राज्य है। कौन सा सही है हमें ये बताना है। 1 2 2 3 1 3 1 2 3। फ्रेंड्स
दे ऑल आर अगेन करेक्ट, सभी सही है। देखिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में है, बिल्कुल सही, जहां से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सबसे छोटा मार्ग जाता है। नाकुला उत्तरी सिक्किम में 5000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित एक दर्रा है, जहां कुछ समय पहले भारत चीन, देखिए फ्रेंड्स, सैनिकों के बीच आमना सामना की फेस ऑफ देखने को मिला था। तालू दर्रा भारत चीन और म्यांमार ये तीनों इसे त्रिकोणीय भी कहते हैं फ्रेंड्स, जंक्शन पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसलिए भी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तित्व है जिनका संबंध सिसोदिया राजवंश से था। इन्होंने 1576 ईस्वी में अकबर की सेना से युद्ध कर अपने अदम्य साहस का परिचय दिया था। अगर आपको सिर्फ यही याद है कि 1576 में अकबर से किसने लड़ाई की थी, तो आप ये आंसर आराम से कर लेंगे। हल्दी घाटी को इनके विशेष योगदान के लिए याद किया जाता है। उदयपुर इसके राज्य की राजधानी थी और 29 जनवरी 1597 को इनकी मृत्यु हुई थी। ये कौन से ऐतिहासिक व्यक्ति हैं? देखिए फ्रेंड्स, ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि 9 मई 2020 को अभी इनका मतलब जन्मदिन का उत्सव मनाया गया था। जो भी ये व्यक्ति हैं जो नीचे में उनमें से किसी एक के बारे में, तो इतना हिंट काफी होना चाहिए। और अकबर से किसने लड़ाई की थी ये भी अगर याद है तो आप आंसर कर लेंगे। राजा अजय सिंह, राजा रवि वर्मा, महाराणा प्रताप, महाराणा रतन सिंह। तो फ्रेंड्स वेरी सिंपल, इट्स महाराणा प्रताप। देखिए सी है। देखिए 9 मई 2020 को देश भर में महान योद्धा और अद्भुत शौर्य का व साहस के प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। ध्यातव्य है कि महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ में 9 मई 1540 को सिसोदिया राजवंश में हुआ था। देखिए राणा प्रताप के पिता उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात 1 मार्च 1576 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शासन प्राप्त हुआ था। महाराणा प्रताप के राज्य की राजधानी उदयपुर थी। उदयपुर से नाथद्वारा की ओर जाने वाले मार्ग के पास स्थित पहाड़ियों के बीच मौजूद हल्दी घाटी वह प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है जहां 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ था। 29 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, अभी बिल्कुल एकदम न्यूज में कोविड-19 के साथ साथ में ये भी आ गया था फ्रेंड, तो देखते हैं इसके बारे में। और अभी भी ये दिल्ली वाले क्षेत्र में थोड़ा मतलब बोला जाए नॉर्थ इंडिया में ये थोड़ा आक्रामकता बरसा रहे हैं, अभी भी ये कायम है। लेकिन फिर भी देखते हैं इसके बारे में आप क्या जानते हैं। भारत में टिड्डियों की निम्नलिखित 4 प्रजातियों में से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? ये चारों प्रकार टिड्डियों की है फ्रेंड्स, बॉम्बे टिड्डी, प्रवासी टिड्डी, रेगिस्तानी टिड्डी और ट्री टिड्डी। इनमें से कौन सा सही है जो सबसे खतरनाक है? 1 और 4, 2 और 3, 3, 1, 2, 3, 4। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मैंने आपको हिंट भी दिया कि ये कोविड-19 के साथ ये आया हुआ है, तो एक से एक आपदा आ रही है। तो अभी चूंकि ये रेगिस्तानी टिड्डी जो है ये बिल्कुल सही है। रेगिस्तानी टिड्डी सबसे ज्यादा आक्रामक या खतरनाक होती है। ये बहुत लंबी मतलब उड़ान कम से कम 150 किलोमीटर तक की उड़ान को उड़ सकती है एक झुंड के साथ, तो इसलिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है फ्रेंड्स। देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। रेगिस्तानी टिड्डियों को दुनिया के सभी प्रवासी कीट प्रजातियों में सबसे खतरनाक माना जाता है। सभी प्रवासी कीट प्रजातियों में सबसे खतरनाक है रेगिस्तानी टिड्डियां फ्रेंड्स। इससे लोगों की आजीविका, लाइवलीहुड, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण और आर्थिक विकास पर खतरा उत्पन्न होता है। जैसे कि ये मैंने भी बोला उत्तरी भारत में फसलों को बर्बाद कर रही हैं, लेकिन खैर इस पर चूंकि हमारे देश में हमारी सरकार में इसके लिए एक ऑफिस है या फिर बोलिए इसको रोकने के लिए काम किया जा रहा है, तो अभी उतना खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी ये अभी इंडिया में है। तो इससे थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करना जरूरी है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है, पिछले सेशन में अगर आप लोग ध्यान से देखते होंगे
तो आपको सारे क्वेश्चंस लिंक अप करने में आसानी होगी कि किस टाइम क्या बताया गया था, उससे आगे और क्वेश्चन क्या निकल सकते हैं। ये व्यवहार बदलने की अपनी क्षमता में अपनी प्रजाति के अन्य कीड़ों से अलग होते हैं और लंबी दूरी तक पलायन करने के लिए बड़े बड़े झुंडों का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे ये झुंड आगे बढ़ते जाते हैं, दूरी तय करते हैं, इसमें इनके झुंड बढ़ते जाते हैं। सामान्य तौर पर ये प्रतिदिन देखिए फ्रेंड्स 150 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। साथ ही 40 से 80 मिलियन चिड़ियां 1 वर्ग किलोमीटर 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में समायोजित हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, ये कितने हेवी तादाद में होती हैं, कितने ज्यादा होती हैं और कितने दूर तक उड़ सकती है, वो भी सिर्फ एक दिन में। एक अकेली रेगिस्तानी टिड्डी 90 से 80 दिन के जीवन चक्र के दौरान 60 से 80 अंडे देती है, इसलिए सी सही है। शेकातकर समिति निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? ये है तो फ्रेंड्स पुरानी न्यूज, लेकिन अभी चूंकि इस पर चर्चा हो रही थी इस न्यूज में, इसलिए ये करंट में देखा गया है। तो देखिए ये किससे संबंधित है? शिक्षा प्रणाली में सुधार, स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का व्यवस्थीकरण। देखिए फ्रेंड्स, ये सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी के लिए है। देखिए ये सी है ऑप्शन सही। शेकातकर समिति 11 सदस्य शेकातकर समिति का गठन पूर्व रक्षा मंत्री देखिए मनोहर पर्रिकर द्वारा वर्ष 2016 में किया गया था। मैंने बोला ना ये पुरानी न्यूज है, बट अभी इससे काम हो रहा है, इसलिए ये न्यूज में आया है। इस समिति ने दिसंबर 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षमता को बढ़ाने एवं सशस्त्र बलों के खर्च को संतुलित करने के उपाय को सुझाना था। समिति द्वारा अनुशंसित उपायों में शामिल है शेकातकर। इसमें क्या क्या बताया गया या क्या क्या पॉइंट्स है फ्रेंड्स, वो है देखिए। शेकातकर समिति ने सिफारिश की थी कि भविष्य के खतरों एवं चुनौतियों के मद्देनजर भारत का रक्षा बजट जीडीपी के 2.5% से 3% के मध्य होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सर्च करके बताइएगा कि जीडीपी में, रक्षा बजट में जीडीपी का कितना भाग रक्षा के लिए दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या है। पुणे स्थित मिलिट्री इंटेलिजेंस स्कूल, इन मिलिट्री इंटेलिजेंस स्कूल को त्रिसेवा इंटेलिजेंस प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ट्राई सर्विस इंटेलिजेंस ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट में बदल दिया जाए, ये बोला गया। दूसरा, इस रिपोर्ट में शांत स्थानों में सैन्य फार्म यानी मिलिट्री फार्म्स और सेना के डाकघरों को बंद करने का भी आह्वान किया, जो पहले से लागू की गई सिफारिशों में से है। ये पहले भी की भी सिफारिशें जो आई थी उनमें थी और शेकातकर समिति के भी सिफारिश में इसको शामिल किया गया। राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसे हम लोग एनसीसी बोलते हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जो हमारे स्कूल्स में या फिर स्कूल्स टाइम से सिखाया जाता है कि कार्य क्षमता में सुधार किया जाना चाहिए। एनसीसी कैडर भी हम लोग बोलते हैं इसे। विकल्प सी सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन संस्थापक ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आदि ब्रह्म समाज महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले। कौन सा सही है हमें ये बताना है। 1 और 2, 1 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है तीनों। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था। फिर उसी में महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर थे, जो ब्रह्म समाज में ही थे, लेकिन फिर वो बाद में अलग होकर अपने अलग एक आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली उन्होंने। फिर सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। ये बिल्कुल सही है। देखिए ऑप्शन डी इज करेक्ट फ्रेंड। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, भारतीय पुनर्जागरण के जनक, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण के जनक के नाम से भी जाना जाता है, राजा राम मोहन राय को याद रखेंगे, ने वर्ष देखिए 1828 में की थी। ब्रह्म समाज 19वीं शताब्दी के बंगाल में एक नया धार्मिक संप्रदाय था, जिसने हिंदू धर्म के अंतिम अद्वैतवादी दर्शन को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था। ये एक नया धर्म था फ्रेंड। यह हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा।
राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज की बागडोर महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाली, जो वर्ष 1842 में इसमें सम्मिलित हुए थे। वर्ष 1858 में केशव चंद्र सेन द्वारा ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया, किंतु आपसी मतभेद के कारण वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से बर्खास्त कर दिया। 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। इस तरह देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारतीय ब्रह्म समाज, देखिए ये दो नाम है जो हम लोग याद रखेंगे। ये कब हुआ था? 1866 में। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में आ गया और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारतीय ब्रह्म समाज, यानी कि ब्रह्म समाज पूरी तरह से अबॉलिश हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। दो पार्ट में बंटने के बाद नव विधान ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। दूसरा भी सही है। सत्य शोधक समाज की स्थापना वर्ष 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्य शोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। ज्योतिबा फुले ज्यादातर अपने जो निचले स्तर के लोग रहते थे या फिर जो बैकवर्ड होते थे उन पर ज्यादा ध्यान देते थे और उनको हर सामाजिक बुराई से सचेत करते थे और बचाने की कोशिश भी करते थे। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है। मैप लोकेशन। भारत के निम्नलिखित प्रमुख पत्तनों बंदरगाहों के बारे में बोल रहे हैं फ्रेंड्स। पत्तनों बंदरगाहों के बारे में पर विचार कीजिए। पोर्ट, पत्तनों, पोर्ट, बंदरगाह। कांडला पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, मरमागांव पोर्ट या फिर पारादीप पोर्ट। उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ में हम लोगों को इसे सजाना है फ्रेंड्स, नॉर्थ टू साउथ। तो सबसे पहले कौन आता है? 1 2 3 4 है, 1 3 2 4 है, 4 1 2 3 है और 1 4 2 3 है। अब अगर आप लोगों को लोकेशन याद है तो ही आप कर सकेंगे फ्रेंड्स। ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, लेकिन अगर आपको लोकेशन नहीं याद है तो आप नहीं कर सकेंगे। कांडला, ये हम लोग इतनी बार नाम सुनते हैं। कांडला गुजरात में है तो सबसे पहले 1 आएगा, उत्तर में हो गया वो। विशाखापट्टनम कहाँ है फ्रेंड्स? आई थिंक विशाखापट्टनम तो आंध्र प्रदेश में है। मारमागांव कहाँ है फ्रेंड्स? मारमागांव गोवा में है। और पारादीप भी ओडिशा में है। तो अब कांडला अगर है तो कांडला के बाद ओडिशा आएगा हमारा, तो ओडिशा हो जाएगा 4th। देखिए सेकंड में आ जाएगा ओडिशा कहाँ है? 4th। फिर विशाखापट्टनम हमारा है जो कि आंध्र प्रदेश है, तो जस्ट ओडिशा के नीचे आंध्र प्रदेश आता है फ्रेंड्स। उसके बाद मरमागांव जो कि इस साइड है हमारे वेस्टर्न घाट में मरमागांव, तो वो लास्ट आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स डी ऑप्शन है। कांडला यह कहाँ है? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर है भी कांडला। देखिए ये गुजरात का क्षेत्र है, सॉरी थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। पारादीप देखिए ये उड़ीसा है, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और मुरमागांव देखिए ये गोवा। यहाँ सारे पोर्ट्स के नाम ही है फ्रेंड्स। देखिए कांडला यह भारत के पश्चिम तट का एक बड़ा बंदरगाह है। यह गुजरात राज्य की कच्छ की खाड़ी से अवस्थित एक जवारी पतन है। विभाजन के बाद देश के पश्चिमी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया था, जिसके बाद 1950 में भारत के उत्तर पश्चिम भागों में कांडला बंदरगाह का निर्माण किया गया था। 1950 में आजादी के बाद जब हमारा कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया था तब। इसका पूरा निर्माण भारत सरकार के जहाज रानी मंत्रालय के हाथ में है। 4 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह, ये याद रखें फ्रेंड्स, इसका नाम चेंज हो चुका है। दीनदयाल बंदरगाह किसको बोला जाता है? कांडला बंदरगाह को। विशाखापट्टनम यह आंध्र प्रदेश में स्थित भू आबद्ध बंदरगाह है। भू आबद्ध मतलब लैंडलॉक्ड। यह समुद्र से केवल एक चैनल के माध्यम से जुड़ा हुआ है। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना इस बंदरगाह के पृष्ठ प्रदेश में शामिल है।
मरमागांव यह गोवा में देखिए जुआरी नदी नदमुख पर स्थित है। एक प्राकृतिक, ये देखिए फ्रेंड, ये नेचुरल बंदरगाह है, ये मानव निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक है। कोंकण रेलवे के निर्माण से इसके पृष्ठ प्रदेश में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है। इसके पृष्ठ प्रदेशों में दक्षिण महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा शामिल है। 3 स्टेट आते हैं। पारादीप यह कटक ओडिशा से लगभग 100 किलोमीटर दूर महानदी डेल्टा पर में स्थित है। इसका पोताश्रय अधिक गहरा होने के कारण यह बड़े पोतों के प्रबंधन के लिए उपयुक्त है। इसके पृष्ठ प्रदेशों में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड शामिल है। फ्रेंड्स, आइए हमारा 19th क्वेश्चन, ब्रिक्स, BRICS, ये हमने आई थिंक सेकेंड सेशन में ही किया था फ्रेंड्स। ब्रिक्स के बारे में मैंने आपको काफी जानकारी दी थी। समूह और इसके सदस्य देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिक, ब्राजील, रूस, भारत और चीन, और एस का मतलब है साउथ अफ्रीका, लेकिन ये ब्रिक के बारे में बोल रहा है, का पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में आयोजित किया गया था। क्या ये बात है? ब्रिक्स समूह के सदस्य देश, पहले ब्रिक था फिर ब्रिक्स हुआ है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस नहीं है अभी, कि 52% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या ये बात है? ब्रिक्स के 12वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जुलाई 2020 में नई दिल्ली में किया जाएगा। क्या ये बात है? कौन सा कथन सही नहीं है हमें बनाना है फ्रेंड्स? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। आपको अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन आता होगा तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ये पहला शिखर सम्मेलन ब्रिक था जब उस टाइम 2009 में किया गया था, ये बिल्कुल सही है। तो बाकी ये दोनों गलत हो जाते हैं, तो 2 और 3 हमारा सही है आंसर में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ब्रिक्स समूह के सदस्य का 52 नहीं फ्रेंड्स, 42% प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये दिल्ली में नहीं, ये रूस में किया जाएगा जुलाई 2020 में, इनफैक्ट अब होने वाला है, सॉरी हो गया। बी, रूस के प्रस्ताव का पर ब्रिक समूह का पहला शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस में आयोजित किया गया था, एक सही है। और दूसरा जो है, ब्रिक्स समूह के सदस्य का देखिए 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है विश्व का, तो ये गलत हो गया। और 12वां शिखर सम्मेलन देखिए रूस में किया जाएगा, ना कि नई दिल्ली में, तो ये भी गलत हो जाता है फ्रेंड्स। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 20 को क्वेश्चन नंबर 20, यह दर्रा 17,000 फीट, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में इसे सॉल्व किया है, इससे पर डिस्कस हुई है फ्रेंड्स। अगर आप लोग देखे होंगे तो सही से आंसर इसका बता सकते हैं। ऊंचाई पर भारत, चीन और नेपाल के त्रिजंक्शन के करीब उत्तराखंड में अवस्थित है। हाल ही में इस दर्रे के पास कैलाश मानसरोवर यात्रा, देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको उस टाइम भी पॉइंट आउट किया था प्रीवियस क्वेश्चन में भी, के लिए नवीन सड़क मार्ग पर का निर्माण किया गया है। इस दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग की लंबाई अन्य मार्गों की तुलना में लगभग 5वें हिस्से के बराबर है, मतलब बहुत कम हो जाता है फ्रेंड्स। अतः नवीन मार्ग लंबाई में सबसे छोटा तथा यात्रा खर्च के अनुसार सबसे सस्ता भी है। किस दर्रे के बारे में बोला गया है? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था फ्रेंड्स, और ये एक लिपू लेक है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्ट्री ने उत्तराखंड में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया, जो लिपू लेक दर्रे के से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है। देखिए फ्रेंड्स, ये किसके द्वारा समर्पित किया गया है? तो डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री। तो लिपू लेक दर्रा 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारत, चीन और नेपाल, ये त्रिजंशक है, भारत, चीन और नेपाल के लिए के करीब उत्तराखंड में अवस्थित है, जबकि रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, जोजिला संयुक्त जम्मू एंड कश्मीर, नाथुला सिक्किम में स्थित है। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का सेशन फ्रेंड्स। आप लोगों को कैसा लगा आप प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की जा रही है, अच्छे अच्छे मटेरियल फ्रेम किए जा रहे हैं, आप प्लीज हमें सपोर्ट करिए फ्रेंड्स। यूपीएससी 2020 पीटी के लिए बहुत रिलायबल क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे से फ्रेम किए गए हैं आपके लिए। प्लीज लाइक आवर सेशन, एंड जो नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फ्रेंड्स, तब टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।